Good morning, everyone. वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स अनकॉम्प्लिकेटेड। बच्चा, प्रीवियस मैंने गुडविल के वीडियोस में आपके लिए गुडविल का थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया। मेरा मकसद था, मेरा पर्पस था कि आपकी गुडविल के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सीयूईटी में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। और सीयूईटी में या बोर्ड में आपके पास एक नंबर भी खोने की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज हम लोग पास होना नहीं देख रहे हैं बच्चा, हम तो एक्सेल करना सीख रहे हैं। ठीक है, आज बेटा इस गुडविल चैप्टर में मैं आज आपको कवर करने जा रहा हूं बच्चा मास्टर क्वेश्चन ऑफ गुडविल। बस बच्चा एक ही क्वेश्चन करके चले जाओ और छोटे छोटे कुछ और सवाल लगा लो, बस पार हो जाओगे बच्चा, पार हो जाओगे। और इस मास्टर क्वेश्चन को रिपीटेडली करिएगा। बेटा, गुडविल शुरू करने से पहले बस मैं इतना बता दूं कि बेटा गुडविल के वैल्यूएशन में जो प्रॉफिट यूज किया जाता है वो बेटा कैसा होना चाहिए। गुडविल के वैल्यूएशन में जो प्रॉफिट यूज किया जाता है बच्चा वो नॉर्मल होना चाहिए, मेंटेनेबल होना चाहिए, प्लस ऑपरेटिंग होना चाहिए। तो बताइए बेटा, गुडविल के वैल्यूएशन के लिए प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? इट हैज टू बी नॉर्मल, मेंटेनेबल एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्योंकि बेटा गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हम पास्ट प्रॉफिट का यूज करते हैं, इसलिए जो पास्ट प्रॉफिट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? नॉर्मल होने चाहिए। पास्ट प्रॉफिट कैसे होने चाहिए? दैट वी कैन मेंटेन इन द फ्यूचर। और पास्ट प्रॉफिट कैसे होने चाहिए? ऑपरेटिंग होने चाहिए। तो बताइए बेटा, पहला क्वेश्चन कि गुडविल के वैल्यूएशन में कैसा प्रॉफिट होना चाहिए? इट हैज टू बी नॉर्मल, मेंटेनेबल प्रॉफिट। अच्छा गॉड सर, प्रॉफिट को नॉर्मल कैसे बनाएं? बेटा, प्रॉफिट को नॉर्मल बनाने के लिए यदि कोई एब नॉर्मल लॉस या एक्सपेंसेस हो तो उसे ऐड कर दो। कोई भी बेटा एब नॉर्मल गेन हो तो क्या कर दो? माइनस। गॉड सर, एब नॉर्मल लॉस का मतलब क्या है? बेटा वो नुकसान जो वंस इन अ ब्लू मून होते हैं, जिनमें रेकरिंग नेचर नहीं है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, या मशीन बेचने से, क्योंकि हम लोग गुड्स बेचते हैं और यदि हमें मशीन बेचने से कोई लॉस हो गया, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस। इट इज एन सो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, इज इट क्लियर? ये लॉस बार बार नहीं होते। या मशीन बेच दी और लॉस हो गया, इट इज एन एबनॉर्मल लॉस। बेटा कोई भी एबनॉर्मल लॉस हो तो ऐड कर दो, और कोई एबनॉर्मल गेन हो, मतलब ऐसा गेन जो बार बार नहीं होता, जैसे लॉटरी निकल आए, कोई इनकम टैक्स में अनएक्सपेक्टेड गेन हो जाए, इज इट क्लियर? बेटा हमें कहीं से अचानक कॉम्पनसेशन मिल जाए। क्या मिल जाए? कॉम्पनसेशन मिल जाए। बेटा क्या ये बार बार इनकम होती है? नहीं गौर सर। या किसी एसेट्स को बेचा और आपको प्रॉफिट हो गया? सर ये प्रॉफिट्स बार बार नहीं होते, दे आर एबनॉर्मल गेन। इनको क्या कर देना चाहिए? ओके तो गॉड सर, यदि हम प्रॉफिट में ये सब कर दें तो प्रॉफिट कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। ओके बेटा, मेंटेनेबल बनाने के लिए क्या करिए? कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस हो तो बेटा क्या कर देना? माइनस। क्या कर देना? माइनस। पक्का? तो हमारा प्रॉफिट कैसा हो जाएगा? हमारा प्रॉफिट हो जाएगा नॉर्मल, मेंटेनेबल, और बेटा कोई भी यदि नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, ऐसी इनकम जो आप बिजनेस ही नहीं करते, जैसे आपको आपका, मैं करता हूं पढ़ाने का काम और मुझे मिल क्या रहा है, ऐसी इनकम जो ऑपरेटिंग नहीं है, उसको भी हटा देना चाहिए।
तो बताइए बेटा प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? नॉर्मल। कोई एबनॉर्मल लॉस हो तो ऐड कर देना, एबनॉर्मल गेन हो तो माइनस। तो बेटा हमारा प्रॉफिट नॉर्मल हो जाएगा। और कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस हो बच्चा तो आप उसे क्या कर देना? लेस। तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? नॉर्मल, मेंटेनेबल। और अब ये बात याद रखना, गुडविल का मेथड चेंज हो सकता है बट प्रॉफिट की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। मींस द इंटायर चैप्टर ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन, प्रॉफिट हैज टू बी नॉर्मल, मेंटेनेबल। ठीक है, चलिए एक मास्टर क्वेश्चन करते हैं। बेटा, सुयश एंड श्लोक आर पार्टनर्स sharing profit and losses equally. They decided to admit Ashita as a third partner for 1/3 share. On admission, it is decided that goodwill will be valued 2 years purchase of average profit of the last 4 years. Average profit of the लास्ट 4 ईयर। बताइए गुडविल किस मेथड से निकालनी है? गॉड सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। तो पहले तो बेटा फार्मूला बताओ। एवरेज प्रॉफिट मेथड का फार्मूला क्या है? क्या फार्मूला है? गॉड सर, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर्स। ओके, सो बेटा क्या लिखा है? ने फिर दोबारा पढ़िएगा। क्या लिखा है? गुडविल इज विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। तो भाई साहब बताइए हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? पिछले 4 साल का निकालना है। और कितने परचेजिंग ईयर से? 2 years परचेज, मतलब हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं पता बट परचेजिंग ईयर कितने बताए गए हैं। क्या लिखा है सर? फिर पढ़ लीजिए। गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। तो बताइए परचेजिंग ईयर क्या है? 2, और एवरेज कितने साल का निकालना है? 4 ईयर्स का निकालना है। ओके, तो क्या क्या दिया है बच्चा? आइए देखते हैं। बेटा 13-14 का प्रॉफिट दिया है बेटा। फिर कितना दिया है? 80,000। फिर दिया है 14-15 का। कितना प्रॉफिट दिया है? गॉड सर 50,000। फिर दिया है 15-16 का प्रॉफिट। कितना दिया है? 60,000। फिर दिया है 16-17 का प्रॉफिट। कितना दिया है? 80,000। और कुछ बातें नीचे दी हैं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, क्या दिया है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, मीन्स पहले साल की बात कर रहा है। 31 मार्च 2014। हाँ, सो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो बेटा पहला साल क्या है? ही इज टॉकिंग अबाउट द ईयर नंबर 1। क्या हुआ है? दी असेट्स जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1 लाख, और जिसकी बुक वैल्यू मतलब डेप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी रह गई है? 80,000 को कितने का बेच दिया? 1 लाख का बेच दिया। ओके, कैसा क्या हुआ? और सर 80,000 की असेट्स 1 लाख की बिकी, 20,000 प्रॉफिट हुआ। बच्चा ये नॉर्मल प्रॉफिट है या एबनॉर्मल प्रॉफिट है? क्या ये नॉर्मल गेन है या एबनॉर्मल गेन है? सर गुड्स से जो गेन होता है वो नॉर्मल गेन होता है, और असेट से जो गेन है ये बार बार नहीं होता। इट इज एन एबनॉर्मल गेन, इट इज एन एबनॉर्मल गेन। और बेटा हमें क्या करना है? एबनॉर्मल लॉस है तो ऐड कर दो, और एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दो। तो बताइए बेटा 13-14 के प्रॉफिट से बेटा हम कितना प्रॉफिट लेस कर देंगे? गॉड सर 20,000। बोलो जी गॉड सर। आगे, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, मींस ये
1415 की बात कर रहा है। क्या हुआ? फर्म हैड टू पे अ रेंट ऑफ 20,000 बट फर्म फेल टू पे दैट रेंट। बताइए फर्म को कितना रेंट देना था? 20,000। नहीं दिया तो सर अब दे दीजिए ना। बताइए आप एक्सपेंसेस करेंगे तो बेटा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 20,000 रुपीज से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके। 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 को क्या हुआ? 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन जिसकी कॉस्ट 50,000 थी वर परचेज्ड एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। बताओ क्या खरीदी थी? मशीन, और गलती से कहां दिखा गए? सैलरी में। अब बताओ बेटा, खरीद रहे हैं मशीन और दिखा क्या रहे हैं? सैलरी दिखा रहे हैं। बताइए खरीद रहे हैं मशीन और दिखा क्या रहे हैं? सैलरी। तो सैलरी को आप कैंसिल करोगे, मींस एक्सपेंसेस को कैंसिल करोगे, कैसी फीलिंग आएगी? गौर सर, हम लोग मशीन को सैलरी दिखा रहे हैं। फिर सुन लीजिए, ऑन 1 अप्रैल 2016 अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज्ड। खरीदी क्या थी? मशीन। लेकिन बेटा रॉन्गली डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, और इन्होंने गलती से क्या दिखा दिया? सैलरी। इज इट सैलरी? नो, इट इज मशीन। तो सैलरी को कैंसिल करो। बेटा आपकी जिंदगी से यदि एक्सपेंसेस कैंसिल हो जाएं तो प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर प्रॉफिट विल इंक्रीज। तो बेटा प्रॉफिट बढ़ा दो। बेटा किस ईयर की बेटा गलती है? 1 अप्रैल 2060। तो बेटा प्रॉफिट बढ़ा दो। कितना बढ़ा दो? 60,000। कितना बढ़ा दो? 60,000, सॉरी 50,000। ओके, आगे पढ़िए क्या लिखा है? एंड मशीन वॉज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। बताओ बेटा मशीन पे क्या लगना है? सर जी डेप्रिसिएशन। बताइए जब अभी तक आप मशीन को क्या दिखा रहे थे? सैलरी, और अब आप क्या दिखा रहे हो? मशीन। मशीन दिखाओगे तो उस पर 10% कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 5,000। बताइए डेप्रिसिएशन लगेगा तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आगे आइए। क्लोजिंग स्टॉक, अगला पॉइंट पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, 31 March 2016 was overvalued by 10,000. The closing stock for the year ended 31st March 2016. कब का प्रॉफिट है? 2016। बताइए बेटा 2016 में इन्होंने क्या किया है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक क्या कर दिया? ओवरवैल्यूड। क्लोजिंग स्टॉक इन्होंने क्या कर दिया? ओवरवैल्यूड। सो क्या लिखा है? क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 वाज ओवरवैल्यूड। पहले बताइए बेटा क्लोजिंग स्टॉक क्या है? और सर क्लोजिंग स्टॉक तो असेट है, और असेट्स को इन्होंने क्या कर दिया 16 में? सर ओवर वैल्यू कर दिया। ओके, तो अब आप वैल्यू को क्या करोगे? कम करोगे। बताइए सर क्लोजिंग स्टॉक असेट होती है और इन्होंने असेट्स को ओवर वैल्यू कर दिया, मींस असेट्स की वैल्यू कम करोगे। कम करोगे तो कैसा लगेगा? और सर बुरा लगेगा। असेट्स की वैल्यू गिरती है तो हम लोगों ने हमें कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? असेट होता है। असेट्स को इन्होंने ओवर वैल्यू किया, मींस इंक्रीज करके दिखाया। अब आप करेक्शन करेंगे ना, बिकॉज अब हमें करेक्शन करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कैसा लगेगा? सर जी बुरा लगेगा। बुरा लगेगा तो आप क्या करोगे? लेस करेंगे। ओके बेटा, जो चीज इस साल क्लोजिंग स्टॉक होती है बच्चा, इज इट क्लियर, वही चीज अगले साल क्या बन जाती है? ओपनिंग स्टॉक। क्या बन जाती है? ओपनिंग स्टॉक। मतलब ऑपोजिट हो जाती है। जो चीज इस साल क्लोजिंग स्टॉक होती है वो सब्सिक्वेंट ईयर में क्या बन जाती है? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है? और सर एक्सपेंसेस होता है। तो बताओ बेटा
क्लोजिंग स्टॉक असेट होता है बच्चा, याद रखना, और ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंसेस होता है। जो चीज इस साल क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर क्या बन जाएगी? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, और बताइए एक्सपेंसेस हमारे क्या थे? ओवर वैल्यूड थे। तो भैया असेट्स कम होगी तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक भी तो कम हो जाएगा, आपके एक्सपेंसेस भी तो कम हो जाएंगे, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक असेट नहीं होता, इट इज एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा, तो ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक असेट होता है, ज्यादा दिखाया, उसकी वैल्यू कम कर दी, असेट्स कम हो गई, बुरा लगा। बुरा लगा तो हमने लेस कर दिया। जो चीज क्लोजिंग स्टॉक होती है वो सब्सिक्वेंट ईयर में क्या हो जाती है? ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक क्या है? एक्सपेंसेस। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक कम होगा। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग एक्सपेंसेस मानते हैं, और एक्सपेंसेस कम होगा तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। तो जो इफेक्ट इस साल होगा उसका कॉन्ट्रा इफेक्ट नेक्स्ट ईयर होगा। तो बच्चा याद रखना, क्लोजिंग स्टॉक का जो इफेक्ट इस साल दिखाया जाता है उसका ऑपोजिट इफेक्ट नेक्स्ट ईयर होता है, क्योंकि जो चीज इस साल क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक हो जाती है। क्लियर? आ गया है। लॉस ड्यू टू द फायर ऑफ 30,000 वॉज इनकर्ड, बताइए, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। बेटा 2016 में कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ है बेटा? 30,000। बेटा एबनॉर्मल लॉस क्या होता है? गौर सर आपने बताया है, एबनॉर्मल लॉस प्लस होता है और एबनॉर्मल गेन माइनस होता है, और लॉस ड्यू टू द फायर इज एन एबनॉर्मल लॉस। किस ईयर का है? 31 मार्च 16 का। तो बेटा एबनॉर्मल लॉस है 16 का, तो इसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और कितना अमाउंट है? 30,000। तो बेटा कितना लिख देंगे? 30,000। ओके, आगे चलिए। Insurance claim of 20,000 was received from the insurance company during the year ended 31st March 2017. Insurance company से क्या मिला? Claim. Is it a regular income? No, it is an irregular income. ये एबनॉर्मल इनकम है, वंस इन अ ब्लू मून होती है। ये इनकम में कोई रेगुलरिटी नहीं है, और ऐसी इनकम को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? एबनॉर्मल गेन कहेंगे। क्या कहेंगे? एबनॉर्मल गेन कहेंगे। सो इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला? 20,000। क्या है? एबनॉर्मल गेन है। तो किस ईयर का है? 17 का है। गेन है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और ओके, आगे देखना सर। रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 10,000। बताइए, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी, इज इट प्रेजेंट एक्सपेंसेस और इट इज फ्यूचर एक्सपेंसेस? गॉड सर, इट इज फ्यूचर एक्सपेंसेस। मतलब अभी तक पार्टनर को कोई रेम्युनरेशन नहीं दिया है, बट सब्सिक्वेंट ईयर्स में दिया जाएगा। इसे बेटा फ्यूचर एक्सपेंसेस कहते हैं। और बच्चा याद रखना, फ्यूचर एक्सपेंसेस सारे पीरियड को अफेक्ट करते हैं। फ्यूचर एक्सपेंसेस क्या करेंगे? हमारे प्रॉफिट को कम करेंगे। सर क्या कोई ईयर का मेंशन्ड है? नो सर, इट इज अ फ्यूचर एक्सपेंसेस, इट विल बी इन द सब्सिक्वेंट पीरियड। तो बेटा याद रखना, कोई भी फ्यूचर एक्सपेंसेस होगा तो आपको ये हर साल से लेस करना पड़ेगा। फ्यूचर एक्सपेंसेस बेटा हर साल से लेस होगा, क्योंकि फ्यूचर एक्सपेंसेस हर साल को अफेक्ट करते। इस तरीके से बच्चा मेरा पहले साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है? और सौ 50,000। बेटा हमारे दूसरे साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है? और सौ 20,000। हमारे तीसरे साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है?
60 एंड 30, 90 में से 10 गए, से 70,000। और इस साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है, चलिए करके देखते हैं। करना 80 प्लस 50 इज 130 एंड 10 इज 140। 140 में से 30 माइनस किया, 110 में से माइनस किया तो कितना आ गया, 1,05,000। कितना आ गया बच्चा, 1,05,000। क्लियर। तो बेटा हमारे प्रॉफिट्स आ रहे हैं 50,000, 20,000, 70,000 एंड 1,05,000। ओके बोलो बेटा, ठीक है। तो बच्चा अब क्या करना है, इसे क्या करना है, और सर बस इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो। क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, तो कितना हो रहा है, पहले साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है गौर साहब, 50,000 आ रहा है। दूसरे साल का प्रॉफिट कितना आ रहा है गौर सर, 20,000 आ रहा है। थर्ड ईयर का प्रॉफिट कितना आ रहा है गौर सर, 70,000 आ रहा है। फिर कितना आ रहा है, 1,05,000 आ रहा है। सबको ऐड किया तो कितना आ रहा है, 2,45,000। और इसे डिवाइड किससे कर दिया, 4 से। तो बेटा कितना आ रहा है, 61,250। तो बताइए बेटा हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है, 61,250। और बोलो बेटा एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है, और सर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय परचेजिंग ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट तो बेटा हमने निकाल लिया है। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 61,250। और बेटा परचेजिंग ईयर आपको कितने दिए गए थे, गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज। तो मेरे बेटा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ रहा है, 1,61,250 इंटू 2। तो ये कितना आ रहा है, 1,22,500। 1,22,500। ये बेटा हमारी क्या आ गई, ये बेटा हमारी आ गई गुडविल अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। बोलो बच्चा, जी गौर सा। अब आइए बेटा इसी सवाल को और मेथड से करता हूं मैं। ठीक है, अब कह रहे हैं कैलकुलेट गुडविल अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन परचेजिंग ईयर्स आर 3 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। बोलो भैया जी, तो गुडविल अंडर द सुपर प्रॉफिट मेथड व्हेन परचेजिंग ईयर्स आर 3 एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख। पक्का। और एक चीज और लिख दूं बेटा जो दिया नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। इज 10%। तो पहले बताइए बेटा गुडविल इसी क्वेश्चन में किस मेथड से निकालनी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालनी है। बताइए क्या फार्मूला होता है, गॉड सर फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो परचेजिंग ईयर से।
तो हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल। क्या आ जाएगी? गुडविल। तो क्या बेटा, क्या फार्मूला है सुपर प्रॉफिट मेथड का? गॉड सर, एवरेज प्रॉफिट जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आपने अभी अभी निकाला था, क्या था बेटा एवरेज प्रॉफिट? अभी अभी आपने कितना निकाला था? 61,250। ओके, तो बताइए एवरेज प्रॉफिट क्या है? 61,250। और सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? बेटा बताइए इस बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई गई है? और सर कैपिटल एम्प्लॉय की गई है 2 लाख। बताइए कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी की गई है? 2 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। तो इस पर्सन ने बताइए कितनी कैपिटल बिजनेस में लगाई है? 2 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। तो बताइए नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा? 20,000। सो बचा कैपिटल एम्प्लॉयड को यदि आप किससे मल्टीप्लाई कर दें? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो बच्चा क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। तो लिख दे रहा हूं आपके लिए, यदि आप कैपिटल एम्प्लॉयड को किससे मल्टीप्लाई कर दें? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो बेटा इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? गॉड सर आपने कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख दिया है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गॉड सर आपने 10% दिया है। सो 2 लाख इंटू 10% इज नॉर्मल प्रॉफिट। यदि गॉड सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपने दे दी और क्वेश्चन में ना दी होती, तो बेटा असेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल एम्प्लॉयड। आप असेट्स में से लायबिलिटी हटा दो तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। कोई और भी तरीका है? हां बेटा, यदि हम और हमारे दो कैपिटल में ऐड कर दो हमारे दो, दैट इज रिजर्व एंड सरप्लस, उसको भी क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड यदि ना दिया होता तो आप कैसे निकाल सकते थे? कैसे निकाल सकते थे? बेटा पहला तरीका था असेट्स में से क्या हटा दो? लायबिलिटी, तो भी निकल आता कैपिटल एम्प्लॉयड। और दूसरा क्या था? हम और हमारे दो, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस, तो भी क्या आ जाता? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा दो तरीके से निकल सकता है। इज इट क्लियर? सीधा तरीका है कि हम और हमारे दो, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। एंड इनडायरेक्ट मेथड है असेट माइनस लायबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखना, कभी भी रेशियो एनालिसिस हो और चाहे गुडविल वैल्यूएशन हो, यदि आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया है, क्या दिया है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया, वो इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड के लिए नहीं, नॉन ट्रेड है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड में से उसे क्या कर देना? माइनस। क्या कर देना? माइनस। ओके, तो बताइए बेटा एवरेज प्रॉफिट कितना है? और सर वो तो आपने सिखा दिया 61,250। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? और सर आपने बता दिया कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई किससे कर दो? नेट रेट ऑफ रिटर्न से। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 2 लाख। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या था? 10%। 2 लाख इंटू 10% 20,000 आ गया। तो बताइए एक नॉर्मल आदमी कितना प्रॉफिट कमाता है? 20,000, जबकि हमने कितना कमाया है? 61,250। तो बताइए हमने कितना सुपर कमाया है? 41,250। और बताइए परचेजिंग ईयर्स कितने गिवन हैं? 3। इस सुपर प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 लाख
23,750 will be the goodwill under the super profit method. And please do remember, capital employed कैसे निकल सकती है? और सर, asset minus liability is capital employed. और यदि कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हुआ, वो कभी कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ रह नहीं सकता, उसे लेस कर देना. और दूसरा तरीका है हम और हमारे दो, दैट इज कैपिटल प्लस रिजर्वेंट सरप्लस, तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा. लेकिन बच्चा, यदि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हो तो हर कंडीशन में उसे हटाना ही पड़ेगा. क्लियर जी? बेटा एक और फार्मूला है गुडविल वैल्यूएशन का. Calculate goodwill under the capitalization of super profit method when NRR is 10%. बताइए बेटा क्या निकालना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. गॉड सर, हम सुपर प्रॉफिट तो निकालना जानते ही हैं, तो बताओ बेटा इसका फार्मूला क्या है? बेटा सुपर प्रॉफिट जो आप निकालना सीख चुके हैं को डिवाइड किससे कर दो? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. किससे डिवाइड कर दो? NRR. दैट इज NRR का मतलब क्या होता है बेटा? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. वो रिटर्न जो नॉर्मली एक आदमी नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में कमा सकता है. So, super profit divided by NRR is the formula of capitalization of super profit method. अब बच्चा क्या है जो हम ऑलरेडी निकाले बैठे हैं? और सर हमें सुपर प्रॉफिट तो पता है, वो आप निकालना बता चुके हैं. और इसे डिवाइड किससे कर दो? 10% से. किससे? 10% से. तो क्या होगा? 412,500 अपॉन 10 अपॉन 100. ओके, तो क्या होगा? 412 इंटू 500. बेटा 100 ऊपर चला जाएगा और डिवाइड बाई 10. डिवाइड बाई 10, 41,250. तो बेटा गुडविल कितनी आ जाएगी? 4,12,500. ओके, सो क्या करना है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में जो आप सुपर प्रॉफिट निकालना सीख चुके हो, सुपर प्रॉफिट को बस डिवाइड कर दो किससे? NRR, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एंड आपकी गुडविल आ जाएगी. और सर और भी कोई फार्मूला है? हाँ बेटा, कैलकुलेट गुडविल अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. बेटा इसका फार्मूला है क्या? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. तो क्या आ जाएगी? गॉड सर, गुडविल आ जाएगी. क्या आ जाएगी? गुडविल. तो क्या फार्मूला बेटा? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का क्या फार्मूला है? गॉड सर, एवरेज प्रॉफिट जो हमें ऑलरेडी कितना पता है? 61,250. 61,250 को मल्टीप्लाई कर दो 100 से. बेटा NRR क्या है? आपको मालूम है NRR कितना है? गॉड सर 10% है, तो 10 कर दो और माइनस क्या कर दो? कैपिटल एम्प्लॉयड. क्या कर दो? कैपिटल एम्प्लॉयड. बताओ बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? बताइए. कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है? 2 लाख. कितना दिया है? 2 लाख. नहीं दिया होता तो असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस इज ऑल्सो कैपिटल एम्प्लॉयड. ओके, सो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है बेटा? 2 लाख. बेटा इसे काट दो तो ये भी आ जाएगा 4,12,500. बेटा याद रखना इन दो मेथड से गुडविल का अमाउंट सेम आता है. कौन सा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से यदि आप आंसर देखोगे तो सेम रहेंगे. पक्का बच्चा
लगा लो ये सवाल, आपका बेस मजबूत हो जाएगा, बेस मजबूत हो जाएगा. Clear? So in this problem, I've covered each and every aspect. Only 4 methods are there, and in this method, I've covered each and every method. पक्का इससे कि आप इस सवाल को कर लो तो आपकी बुक का हर एस्पेक्ट कवर हो जाएगा. चलिए बेटा, टेक द स्क्रीनशॉट. ठीक है ना बेटा, पहले मेथड का take the screenshot of these 3 methods. Okay, bacha. So that's for today. So if you'll solve this problem, it will cover entirely your topic. Is it clear? और आप एक सवाल करके भी आप बोर्ड एग्जाम में गारंटीड सही करके आएंगे. सो बच्चा, दैट्स फॉर टुडे. इन दिस टॉपिक आई हैव कवर्ड द मास्टर क्वेश्चन ऑफ द गुडविल वैल्यूएशन, एंड आई होप आप रिपीटेडली इसको देखेंगे, सुनेंगे और आप पक्का हो जाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच.